Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, today I am going to discuss about the third chapter of income tax. Those students who have already prepared the first chapter and second chapter, they can understand about the exemption from taxes. आज आपकी टॉपिक है exemption from taxes. देखिए बच्चों, जो एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेज है, सम ऑफ द एग्जेम्पशंस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ऑल ऑफ द एसएससी। कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो इनकम तो आप जनरेट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करती है। तो आपको ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी इनकम है जो आप अर्न भी करते हैं, आपके पास आता भी है, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना है। और बच्चों याद रखें, अगर ये आपको याद नहीं रहता है पॉइंट्स, तो अक्सर गलती हो जाती है जब आप असेसमेंट करते हैं। और जो डिफरेंट आपको हमने हेड्स बताए हैं, हेड्स ऑफ इनकम्स बताए हैं, वहाँ पर भी ये पॉइंट्स आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ इनकम्स बता रहे हैं विच आर इसेंशियल एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेज। देखिए, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेज नॉन टैक्सेबल इनकम। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेज को आप समझ सकते हैं, क्या नाम है इसका? नॉन टैक्सेबल इनकम, या आप इसे कह सकते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स। तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स वो इनकम होता है जो टैक्स से फ्री होता है, यानी उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करेगी। ये कुछ तो सभी एसएससीज के लिए हैं, यानी जितने भी करदाता होंगे सबके लिए एप्लीकेबल है। कुछ केवल एम्प्लॉयज़ के लिए है और कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं। तो आपको देखना है आज की वीडियो में कि हमें कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो सभी के लिए एग्जेम्प्टेड हैं, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है और फर्दर पॉइंट्स अगले वीडियो में आपके साथ रहेगा। देखिए बच्चों, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चरल इनकम इन चैप्टर फर्स्ट में आपको एग्रीकल्चरल इनकम बताया गया है। सेकेंड टॉपिक में भी मैंने एग्रीकल्चरल इनकम पर काफ़ी डिस्कशन किया है। आप हमारे लास्ट वीडियोज, पीछे के वीडियोज देखेंगे तो आपको एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में सब कुछ नॉलेज हो सकता है। एग्रीकल्चरल इनकम इट मीन्स कि एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। भारत के अंदर अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है और आप एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग से कोई भी इनकम जनरेट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वो टैक्स से बिल्कुल पूरी तरह से छूट होगी, यानी सरकार आपसे एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लेगी। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ अगर आपके पास कोई और भी इनकम है, उस इनकम को, अदर इनकम्स को एग्रीकल्चरल इनकम के साथ अगर क्लब किया जाएगा तो एग्रीकल्चरल इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड अप टू ₹5,000 ओनली। 5,000 रुपये तक ही केवल छूट मिलेगी, बाकी पोर्शन आपका टैक्सेबल होगा। तो समझ गए होंगे, एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में होना चाहिए, उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और करदाता की, एसएससी की केवल सिंगल इनकम होनी चाहिए, वो है एग्रीकल्चरल इनकम। तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। और अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी अदर इनकम लाइक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एक्सेट्रा, अगर अदर इनकम्स के साथ साथ में एग्रीकल्चरल इनकम आपके पास आती है, तो आपको क्या करना है? केवल 5,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखें, सम रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि एनी इनकम विच इज एराइज एट अ सोर्स, जिस सोर्स से इनकम एराइज होती है, जहाँ से भी इनकम एराइज होती है, उस इनकम पर पहले ही टैक्स पेमेंट कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड TDS, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वेयर इनकम एराइज, जहाँ पर इनकम एराइज होती है वहीं पर क्या होता है? TDS, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले हम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद दिस इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ द पार्टनर्स, को-पर्सनर्स या शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। तो अगर कंपनी होगी
फर्म होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, तो इनके टोटल इनकम पर पहले ही टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। बाकी बची हुई इनकम्स को सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति उस इनकम का शेयर प्राप्त करता है, शेयर रिसीव करता है, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। राइट, यहाँ पर आपको देखना है सम रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के परिवार के सदस्यों को अगर इनकम का शेयर मिला हुआ है, इनकम नहीं, अगर इनकम है तो कर्ता के हैंड में टैक्सेबल होगी, और अगर कर्ता के हैंड में टैक्सेबल होने के बाद जो भी इनकम बची हुई है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ द कोपर्सिनर्स। कोपर्सिनर्स यानी सभी प्रतिभागियों के, सभी भागीदारों को लगातार बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया जाता है। तो जो हिस्सा आप बांट देते हैं उस पर दोबारा टैक्स नहीं चार्ज होगा, क्योंकि भारत सरकार में डबल टैक्सेशन का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। एक बार में जो भी टैक्स चार्ज करना है वो टैक्स चार्ज कर दिया गया सोर्स पर। उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या कंपनीज हों, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, ये सभी अपने पार्टनर्स को बांटते हैं। तो जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो टोटली एग्जेम्प्टेड होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखें शेयर रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स। ये भी वही सेम पॉइंट है जो आपको बी पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको सी पॉइंट सेम एक्सप्लेनेशंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखें पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1985। बच्चों सेक्शन याद करते हुए चलें। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1), सम रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर सेक्शन 10(2) और शेयर रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम फर्म सेक्शन 10(2)(a). नेक्स्ट देखें भोपाल गैस लीक डिजास्टर। ये सिचुएशन उस समय की है 1985 में। एक बार भोपाल गैस में गैस का लीकेज हो गया था। ये लीकेज धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ और जहाँ तक अपना रेंज कवर कर पाया वहाँ तक के लोग या तो उस समय पर उनकी डेथ हो गई या तो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, और उसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। बच्चे बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं, उसके बाद उनका ब्रेन काम नहीं करता, कोई हैंडीकैप्ड पैदा होता है, किसी का हाथ पैर काम नहीं करता है, किसी की माइंड काम नहीं करती है। तो गवर्नमेंट ने उस समय से एक प्रोविज़न बनाया कि द कंपेंसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू देम ऑल, और कंपेंसेशन आज भी भारत सरकार उनको पेमेंट करती आ रही है। उस समय पर जिन जिन लोगों को अगर कोई भी पेमेंट भोपाल गैस लीक डिजास्टर्स के अंदर, इस डिजास्टर्स के अंदर पेमेंट किया गया है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड था, उस पर कोई भी टैक्स सरकार ने नहीं चार्ज किया है। इसके अलावा इफ़ एनी कंपेंसेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड कंटिन्यूड, अगर लगातार उन्हें कोई भी कंपेंसेशन दिया जा रहा है, क्योंकि वो सभी लोग आज भी उससे अफेक्टेड हैं, अभी भी वहाँ पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो अगर कोई भी कंपेंसेशन डिजास्टर्स पर मिला है तो अंडर सेक्शन 10(10)(b)(c) में टोटली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्टेड है। कोई भी एसएससी अगर भोपाल में रह रहा है और ये कंपेंसेशन प्राप्त करता है, रिसीव करता है, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट होगा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस मनी। लाइफ इंश्योरेंस मनी LIC, ध्यान रखें, इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड एनी सम टू LIC एट दैट टाइम द अमाउंट और प्रीमियम डिपॉजिटेड इन LIC विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जब आप अपने किसी भी इनकम से LIC की पॉलिसी लेते हैं और LIC में पैसा जमा करते हैं तो प्रीमियम एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब आप सोचेंगे सर ये प्रीमियम एग्जेम्प्ट था, इसके बाद जहाँ पर भी मैंने पैसा जमा किया उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद इफ़ कंपेंसेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड आफ्टर डेथ या बिफोर डेथ मैच्योरिटी मिलती है, बिफोर डेथ मैच्योरिटी आपको रिसीव होगी, क्या वो भी एग्जेम्प्टेड होगा? या बीच में आपने उसे पैसा विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है, क्या वो भी एग्जेम्प्टेड होगा?
जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है क्या वो भी एग्जेम्प्टेड होगा? ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो प्रीमियम जमा करता हूँ उतना ही वापस नहीं आता, उससे कहीं बढ़कर वापस आता है। तो इट मीन्स इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन योर प्रीमियम डिपॉजिटेड। आपके प्रीमियम पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है तो एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाता है। लमसम अमाउंट जो भी क्रिएट हो जाता है दैट इज रिफंडेड आफ्टर मैच्योरिटी के समय पर, या इन बिटवीन अगर डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम आपको मिल जाता है। क्या वो सभी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है? नहीं, देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको बुक से मिल जाएंगे, जैसे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। देयर आर सम अदर पॉइंट्स जहां पर एग्जेम्पशंस के लिए एक्सेप्शन दिए गए हैं। वैसे LIC का प्रीमियम जो आप डिपॉजिट करते हैं या सम रिसीव करते हैं तो TDS कटने के बाद ही मिलता है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट होता है, राइट। नेक्स्ट देखें बच्चों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब इफ एनी SEC रिसीव्ड एनी अमाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर बच्चियों को, लड़कियों को शिक्षा फ्री प्रोवाइड करने की योजना भारत सरकार ने बनाई थी। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करना था। उनके लाइफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए थे कि दैट इज फिक्स सम बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। उनको एक लगातार कुछ अमाउंट मिलता जाता है ताकि उनकी शिक्षा बेहतर किया जा सके, उनको पढ़ाया जा सके, उनकी आगे की जो लाइफ है उसे अच्छा बनाया जा सके। क्योंकि गत वर्षों में ये देखा जाता था कि लोग गर्ल्स की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। तो गर्ल्स की शिक्षा पर जब ध्यान नहीं देते थे तो लड़कियों को कैसे पढ़ाया जाए, तो सरकार ने इसका इनिशिएटिव उठाया। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाए गए बच्चियों के, और उनके खाते में पैसे डाले गए। इसके बेसिस पर उन बच्चों को पढ़ाया गया, शिक्षा प्रदान की गई, और आज आप देख सकते हो कि गर्ल्स का और बॉयज़ का दोनों का पार्टिसिपेशन लगभग आधा हो चुका है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति लाभ पाता है, कोई भी परिवार को लाभ मिलता है, तो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन ट्रस्ट। देखिए बच्चों, अगर आपके लिए तो सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि पेमेंट ऑफ नेशनल पेंशन ट्रस्ट, अगर पेंशन ट्रस्ट है, पेंशन ट्रस्ट के थ्रू आपको कोई भी पैसा प्राप्त हुआ है, पेंशन मिला है, तो ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। सेम एज आप ये देखें, इफ एनी रेगुलर पेंशन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, रेगुलर पेंशन प्रोवाइडेड बाय द एनी अदर अथॉरिटीज या एनी अदर कंपनीज, तो रेगुलर पेंशन विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर नेशनल पेंशन ट्रस्ट है और नेशनल पेंशन ट्रस्ट के अंडर में आपको कोई भी पेमेंट रिसीव हुआ है, तो दिस पेमेंट विल नॉट बी टैक्सेबल जस्ट लाइक अ सैलरी, जबकि रेगुलर पेंशन इज ऑलवेज एसेसेबल जस्ट लाइक सैलरी। ठीक, देयर आर अ सर्टेन एग्जेम्पशंस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और अदरवाइज दैट विल बी फुली टैक्सेबल, पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाता है। आपको देखना है पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन ट्रस्ट अंडर सेक्शन 10(12)(b). आउट ऑफ दिस पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड। इस पेंशन का पूरा भाग जो भी आपको मिल रहा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। और आज की वीडियो की सबसे लास्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 10(15) है, लेकिन ध्यान रखें सारे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, लोकल अथॉरिटीज के भी होते हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी होते हैं।
All of the interest received from the investment will never be exempted from tax. आपको देखना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट हैं उन सभी इन्वेस्टमेंट में कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किया गया है जो सेक्शन 10(15) में है। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इनकम टैक्स इज ऑलवेज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो if any securities have been issued by the state government, local authorities or private companies, they will never exempt the tax of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज को वो कभी भी टैक्स फ्री नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के सभी इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल होंगे, लोकल अथॉरिटीज के सभी इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल होंगे, प्राइवेट कंपनी के सभी इन्वेस्टमेंट भी टैक्सेबल होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इसेंशियल इन्वेस्टमेंट हैं जो टैक्सेबल नहीं होंगे, और ये कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस गोल्ड बांड, स्पेशल बेरर बांड, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो देयर इज अ सर्टेन लिस्ट, ये लिस्ट है, इनको आप देख लें। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो आपको देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, लोकल अथॉरिटीज या प्राइवेट कंपनीज की सिक्योरिटीज सभी हमेशा टैक्सेबल होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट होती है, सभी वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। देयर आर सम लिस्टेड पॉइंट, उन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कौन कौन सा एग्जेम्प्ट होता है, और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। विवेक बंद करो, वो काट देगा। लो हो गया।